बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडीकेट 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के हवाले से हम यूनिट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं और आज इस सिलसिले का आखिरी लेक्चर होगा, दैट इज लेक्चर नंबर 5। आज के इस लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स कवर करने, इस लेक्चर के आखिर तक हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स के हवाले से हम बात करेंगे, प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस के मुतालिक। इससे पहले हम तमाम सेल ऑर्गेनल्स को कवर कर चुके हैं, सिर्फ ये अब 2 ऑर्गेनल्स रह गए। तो इसमें पहले बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड बेसिकली ये टर्म यूज की जाती है डबल मेम्ब्रेनस डिस्क्वाइड बॉडीज के लिए। दीज डबल मेम्ब्रेनस डिस्क्वाइड बॉडीज विच आर जनरली पिगमेंट कंटेनिंग, इनके अंदर आमतौर पर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। पिगमेंट्स आर लाइट एब्जॉर्बिंग कंपाउंड्स, तो इनके अंदर जनरली पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सच पिगमेंट कंटेनिंग डबल मेम्ब्रेनस डिस्क्वाइड बॉडीज यानी डिस्क शेप, डिस्क्वाइड का मतलब है डिस्क शेप बॉडीज। These disc shaped bodies are specially found in the plant cells. प्लांट सेल या फिर यहां पर आप साथ ऐड कर सकते हैं the cells of plant like protists, cells of plant like protists, plant like protists यानी algae, plant like protists ये टर्म एलजी के लिए यूज की जाती है। तो एलजी के अंदर भी आपको ये प्लास्टिड्स मिलेंगे। तो बाज़ अक्रेंस ऑफ प्लास्टिड के हवाले से एमसीक्यू पूछा जाता है कि प्लास्टिड कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, उसमें ट्रू प्लांट्स में, और इसके साथ साथ ये जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं सच एज एलजी, दे हैव प्लास्टिड्स। बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको प्लास्टिड नहीं मिलेंगे, यानी प्लास्टिड्स आर नॉट फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। जैसे मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया, दे आर आल्सो, सम बैक्टीरिया आर आल्सो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बट दे डोंट हैव प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड की अक्रेंस के हवाले से ये पॉइंट जहन में रहना चाहिए कि दे आर फाउंड इन प्लांट सेल एज वेल एज इन द सेल्स ऑफ द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट सच एज एल्गी। प्लास्टिड्स ये बेसिकली सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डिवाइड कर सकते हैं और डिवीजन के बाद यंग प्लास्टिड्स में ये कन्वर्ट होते हैं। दोज यंग प्लास्टिड्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज प्रोप्लास्टिड्स। प्रोप्लास्टिड टर्म इज यूज्ड फॉर अ यंग प्लास्टिड व्हिच इज अराइज बाय द डिवीजन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लास्टिड। वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लास्टिड कोई भी हो, बट व्हेन इट undergoes division, it undergoes self replication, तो उसके बाद जो डॉटर प्लास्टिड्स बनेंगे उनको इनिशियली प्रोप्लास्टिड्स कहा जाएगा। लिहाजा जब आपसे ये कहा जाए, अच्छा उसके बाद फिर ये जो प्रोप्लास्टिड है ये फिर ट्रांसफॉर्म होगा डिफरेंट काइंड के प्लास्टिड्स में। लिहाजा जब आपसे ये कहा जाए कि प्लास्टिड्स का ओरिजिन कहां से होता है, फ्रॉम वेयर प्लास्टिड्स आर ओरिजिनेटेड, तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि प्लास्टिड्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोप्लास्टिड। तो उससे मतलब ये होता है कि प्लास्टिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, बट आफ्टर सेल्फ रेप्लिकेशन जो यंग प्लास्टिड्स ये फॉर्म करेंगे वो दरअसल प्रोप्लास्टिड्स होंगे। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम द प्रोप्लास्टिड, बट इनफैक्ट ये प्लास्टिड्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। बहरहाल ये जो प्रोप्लास्टिड्स का आपको मैंने बताया कि जब इन प्रोप्लास्टिड्स को लाइट दस्तयाब नहीं होती तो ऐसी सूरत में दे आर ट्रांसफॉर्म इनटू इटियोप्लास्ट। जी अभी मरियम क्या सवाल है बेटे? सर मुझे यहाँ से समझ नहीं आई कि प्लास्टिड्स आपने कहा ओरिजिनेट होते हैं प्रोप्लास्टिड से, बल्कि प्रोप्लास्टिड नहीं ओरिजिनेट होना चाहिए प्लास्टिड से, क्योंकि ये प्लास्टिड जब डिवाइड करता है तब प्रोप्लास्टिड बन रहे हैं। मुझे थोड़ा यहाँ से समझ नहीं आया। मैंने यही बात क्लियर की है बेटा कि बुक्स के अंदर आपको ये वर्डिंग मिलेगी कि प्लास्टिड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द प्रोप्लास्टिड। तो वैसे दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे होते हैं कि प्लास्टिड्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर्स, दे डिवाइड देमसेल्व्स। तो ये फिर इस तरह की कॉन्ट्राइंडिकेशन क्यों है यहाँ पर? ये कहा जा रहा है एक तरफ कि प्लास्टिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये प्रोप्लास्टिड से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो मैंने ये बात वाजे की है कि दरअसल ये जो प्रोप्लास्टिड है
ये वो यंग प्लास्टिड्स हैं जो किसी प्लास्टिड की डिवीजन के बाद वजूद में आए, और इन यंग प्लास्टिड्स की डिफरेंशिएशन के बाद फिर कोई भी पर्टिकुलर काइंड का प्लास्टिड ओरिजिनेट होगा। तो इस वजह से आपको ये स्टेटमेंट लिखी हुई मिलेगी कि प्लास्टिड्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोप्लास्टिड। ठीक है, तो हकीकत में प्लास्टिड जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, वो अपनी डिवीजन खुद करता है और फिर वो इस तरह से अपना नंबर इंक्रीज करता है। ठीक है, मैंने भी यही बात वाजे की है यहाँ पे। अब क्लियर हुई बात? जी सर, थैंक यू। जी अच्छा, आप देखिए ये जो प्रोप्लास्टिड हैं, ये अगर इनको लाइट दस्तयाब ना हो तो फिर ये इटियोप्लास्ट में चेंज हो जाते हैं, लेकिन अदरवाइज ये तो स्पेशल कंडीशन है ना कि लाइट अगर अवेलेबल ना हो तो फिर ये इटियोप्लास्ट में चेंज होंगे। बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द प्लास्टिड्स आर आइदर डिफरेंशिएटेड इनटू क्लोरोप्लास्ट और डिफरेंशिएटेड इनटू ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, प्लास्टिड ये या तो क्लोरोप्लास्ट में चेंज होंगे या ल्यूकोप्लास्ट में। और फिर ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये डिपेंडिंग अपॉन द नीड इन सर्टेन प्लांट पार्ट्स इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट याद रखो कि ये डायरेक्टली प्रोप्लास्टिड से ओरिजिनेट नहीं होगा, इनिशियली प्रोप्लास्टिड से क्लोरोप्लास्ट बनेगा और क्लोरोप्लास्ट फिर ये क्रोमोप्लास्ट में तब्दील होगा। और अगर मैंने आपसे जैसे कहा कि लाइट अगर एब्सेंट है तो लाइट की एब्सेंस में ये इटियोप्लास्ट बन जाएगा। इटियोप्लास्ट एक कलरलेस किस्म का प्लास्टिड होगा, दिस इज कलरलेस प्लास्टिड। सो ये कलरलेस प्लास्टिड अगर इसको दोबारा लाइट दस्तयाब हो जाए तो इसके अंदर पिगमेंट फॉर्मेशन शुरू हो जाती है और इस तरह से ये इटियोप्लास्ट दोबारा क्लोरोप्लास्ट में तब्दील हो सकता है। ठीक है, इटियोप्लास्ट डायरेक्टली क्रोमोप्लास्ट में चेंज नहीं होगा और इसी तरह से प्रोप्लास्टिड डायरेक्टली क्रोमोप्लास्ट में चेंज नहीं होगा। तो आपने ये जो फेट है प्लास्टिड्स की, इनको याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट, ये क्रोमोप्लास्ट कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? ये प्रोप्लास्टिड से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, और जबकि इटियोप्लास्ट की फेट क्या है? इटियोप्लास्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट। और इटियोप्लास्ट खुद कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? फ्रॉम द प्रोप्लास्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैप आपके सामने शो किया हुआ, इसको अच्छी तरह से आपने याद रखना है ताकि अगर इसके हवाले से कोई आपसे एमसीक्यू पूछा जाए तो वो आप इजीली उसका आंसर कर सकें। बहरहाल जो स्टोरेज पार्ट्स होते हैं प्लांट के, स्पेशली रूट्स और स्टेम वगैरह, वहां पर क्लोरोप्लास्ट नहीं स्टैब्लिश होते, वहां पर ये प्रोप्लास्टिड्स डिफरेंशिएट कर जाते हैं इनटू ल्यूकोप्लास्ट। तो इस तरह से ये टोटल 3 किस्म के प्लास्टिड्स वजूद में आ रहे हैं। इनमें एक किस्म कहलाएगी ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस प्लास्टिड है। अगरचे इटियोप्लास्ट भी कलरलेस था, लेकिन देखो दोनों में फर्क क्या होगा? फर्क ये है कि ये जो कलरलेस प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट, ये दरअसल स्टोरेज के साथ कंसर्न है, इसका एक स्पेसिफिक रोल है। इट इज कंसर्न विद स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। जैसे इसकी अभी फर्दर आपको ये 3 टाइप्स एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जो इटियोप्लास्ट होता है ये अगरचे कलरलेस है, बट ये कलरलेस प्लास्टिड लाइट की एब्सेंस में बनेगा और ये नॉन स्टोरेज रीजन्स के अंदर बनेगा। जैसे ये लीव्स के अंदर बन सकता है। ठीक है, नॉन स्टोरेज रीजन में ये इटियोप्लास्ट ओरिजिनेट होता है। ल्यूकोप्लास्ट मैंने जैसे बताया कि स्टोरेज रीजन्स में एस्टेब्लिश हो रहा है। तो इस तरह से इटियोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट कैन बी इजीली डिफरेंशिएटेड। और दूसरी अहम बात आप देखिए कि जैसे मैंने कहा ना कि ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन स्पेसिफाइड है, दैट इट हैज टू स्टोर द फूड, बट इटियोप्लास्ट हैज नो स्पेसिफिक फंक्शन। इटियोप्लास्ट इज एन अनडिफरेंशिएटेड प्लास्टिड, यानी ये वही प्रोप्लास्टिड है जो लाइट की एब्सेंस में डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा। अगर इसको लाइट मिल जाए तो फिर ये क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ल्यूकोप्लास्ट एंड इटियोप्लास्ट, ऑल्दो बोथ ऑफ देम आर कलरलेस, बट दे आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, तो ल्यूकोप्लास्ट का रोल क्लियर हो गया। क्लोरोप्लास्ट विच आर जनरली कॉल्ड एज द ग्रीन प्लास्टिड, इनको क्या कहते हैं? ग्रीन प्लास्टिड्स। These green plastids are generally present in green parts of the plant, especially leaves के अंदर they are very much abundant and they are concerned with photosynthetic activity। और इसके मुकाबले में क्रोमोप्लास्ट कलर्ड रीजन्स में मौजूद होते हैं, जैसे कि फ्लावर पेटल्स, वहां पर ये मौजूद हैं and they impart different colors to those parts of the plant। इस वजह से इनको कलर्ड प्लास्टिड्स कहा जाता है। They are colored other than green। हालांकि ग्रीन भी कोई कलर है, लेकिन
अगर कलर्ड प्लास्टिड की बात की जाए तो इशारा किसकी तरफ होता है? क्रोमोप्लास्ट की तरफ। मिसाल के तौर पर जैसे आपसे अगर ये कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलर्ड प्लास्टिड, तो उसमें अगर ऑप्शंस में इस तरह से करके दिया हुआ है कि बोथ क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, क्या ये दोनों कलर्ड प्लास्टिड हैं? तो अगर वैसे इन जनरल देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट भी कलर्ड ही है, लेकिन यहां पर टेक्निकली बात हो रही है तो ये जो कलर टर्म है ये बेसिकली एसोसिएट की जाती है क्रोमोप्लास्ट के साथ, तो आपको यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट को ही पिक करना होगा, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड प्लास्टिड्स व्हिच आर फाउंड इन कलर्ड रीजन्स ऑफ द प्लांट्स, स्पेशली फ्लावर पेटल्स वगैरह के अंदर ये मौजूद होते हैं और वहां पर ये कलर्स इंपार्ट करते हैं so that flowers become attractive, they become showy for insects, for animals, और जब ये इंसेक्ट्स और एनिमल्स जब उन फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो उन फ्लावर्स के साथ जब ये कांटेक्ट में आएंगे दे विल बिकम अ मीन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। इस तरह से पॉलिनेशन में हेल्प मिलेगी, दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सो हकीकत में ये जो क्रोमोप्लास्ट है ये पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है इस तरह से, ठीक है भाई। तो ये आपने 3 मेजर काइंड्स के प्लास्टिड्स को याद रखना है। अच्छा, इसमें अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ल्यूकोप्लास्ट ये स्टोरेज ऑफ मटेरियल से कंसर्न है, तो ये 3 किस्म के हो सकते हैं, इनको फर्दर हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फूड विच इज स्टोर्ड इन देम। मिसाल के तौर पर इन द फॉर्म ऑफ अमाइलोप्लास्ट दे आर कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ स्टार्च, स्टार्च की स्टोरेज के साथ वाबस्ता होंगे, जबकि इन द फॉर्म ऑफ लायोप्लास्ट दे आर कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स यानी ऑयल की ये स्टोरेज कर रहे होते हैं, फैट नहीं ऑयल, ठीक है। ऑयल और फैट में फर्क होता है, ये हम अभी बायोमोलिक्यूल्स के अंदर इसको हम डिटेल से कवर करेंगे। तो यहां पर जो लिपिड की बात की जा रही है दैट लिपिड इज एक्चुअली ऑयल। तीसरा इसके अंदर आप देखिए प्रोटीनोप्लास्ट, तो ये जो प्रोटीनोप्लास्ट हैं दे आर कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो अब ये जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप का रिजर्व फूड स्टोर हो रहा होता है। वैसे तो जनरली जो रिजर्व फूड है प्लांट बॉडी के अंदर वो स्टार्च है, बट हर एक प्लांट अपने सीड्स के अंदर स्टार्च को स्टोर नहीं कर रहा होता। स्टार्च इज मोस्टली स्टोर्ड इन सीरियल ग्रेन्स, ये जो सीरियल ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर अनाज जिसको हम कहते हैं उनके अंदर आप देखेंगे स्टार्च की फॉर्म में स्टोरेज हो रही है, वहां पर अमाइलोप्लास्ट है। मिसाल के तौर पर जैसे राइस ग्रेन के अंदर या व्हीट ग्रेन के अंदर वहां पर आपको अमाइलोप्लास्ट मिलेंगे, जबकि ऑयल सीड प्लांट्स जैसे सनफ्लावर, ठीक है, जितने भी ऑयल सीड प्लांट्स होते हैं, सो दीज ऑयल सीड प्लांट्स सच एज सनफ्लावर या फिर इसके अलावा सोयाबीन और इस तरह के दीगर ऑयल सीड प्लांट्स, उनके सीड्स के अंदर इस ऑयल को स्टोर करने के लिए लायोप्लास्ट मौजूद होंगे। और जबकि प्रोटीनोप्लास्ट जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं, तो प्रोटीन कौन से प्लांट्स के सीड के अंदर स्टोर हो रहा होता है? सो प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन पल्सेस, ये जो दालें वगैरह होती हैं पल्सेस, ठीक है, तो इनके अंदर ये प्रोटीन्स स्टोर हो रही हैं। तो ये आपने प्लास्टिड्स की डिफरेंट टाइप्स और उनकी अकरेंस याद रखनी है। अच्छा, अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो है क्लोरोप्लास्ट। तो हम फर्दर यहां पर डिटेल के साथ क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करेंगे और क्लोरोप्लास्ट की कुछ प्रॉपर्टीज इन जनरल आपको तमाम प्लास्टिड्स में नजर आएंगी, लेकिन क्लोरोप्लास्ट का जो स्पेसिफिक रोल है वो दीगर प्लास्टिड्स में नहीं होगा। यानी इसके जो कंपोनेंट्स अभी आपको बताएंगे वो आप देखिएगा दूसरे प्लास्टिड्स में भी मौजूद हैं, बट जो स्पेसिफिक रोल ये क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म कर रहा है वो दीगर प्लास्टिड परफॉर्म नहीं कर रहे। क्लोरोप्लास्ट ये डिस्क्वाइड बॉडी है, जो हम टर्म डिस्क्वाइड यूज करते हैं वो बुनियादी तौर पर क्लोरोप्लास्ट के लिए यूज करते हैं। हालांकि जो इलायोप्लास्ट हैं या ये ल्यूकोप्लास्ट हैं या फिर क्रोमोप्लास्ट, तो वो जरूरी नहीं है कि इस तरह स्पेसिफिकली डिस्क शेप बॉडी हो, उनकी बॉडी की शेप इससे मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये जो असल डिस्क शेप बॉडी जो कि कैरेक्टरिस्टिक शेप है प्लास्टिड की वो क्लोरोप्लास्ट की है। हालांकि कुछ प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट ये डिस्क शेप नहीं होता, अदर देन डिस्क शेप ये मुख्तलिफ शेप्स में पाया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे एलजी के अंदर, इन एलजी जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, तो इनके अंदर देखिए
क्लोरोप्लास्ट की मुख्तलिफ शिकाल होती हैं। मिसाल के तौर पर इन स्पायरोगायरा ये एक अलगल प्लांट है, ग्रीन एल्जी से इसका ताल्लुक है, स्पायरोगायरा। यहां पर स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा। इसी तरह से क्लेमिडोमोनास ये बेसिकली एक यूनिसेलुलर अलगा है और इसमें इस यूनिसेलुलर अलगा के अंदर कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सो इस तरह से आपको ये इन एल्जी के डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट की शेप में थोड़ी वेरिएशन नजर आएगी। बट अगेन हम यहां पर चूंकि जब जनरली बात कर रहे होते हैं तो हमारा मतलब होता है ज्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट एग्जिस्ट करते हैं, तो ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट आपको हायर प्लांट्स में मिलेंगे और वहां पर इनकी शेप डिस्क शेप होती है। ठीक है, तो ये स्पेशल शेप्स ये भी क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती हैं, बट जनरली दे आर डिस्क इन शेप। ये डिस्क कोई बिल्कुल फ्लैटेंड डिस्क नहीं है, दिस डिस्क इज वेरी मच थिकन्ड फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, और साइड्स जो होंगी इसकी थोड़ी सी थिन होंगी, सेंटर से ये काफी थिकन्ड डिस्क होती है। दिस क्लोरोप्लास्ट हैज टू मेम्ब्रेनस कवरिंग, एक डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग इसके ऊपर मौजूद है। अनलाइक माइटोकॉन्ड्रियल डबल मेम्ब्रेन जिसमें आपने देखा था कि आउटर मेम्ब्रेन तो स्मूथ थी बट इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स क्रिस्टी, बट यहां पर आपको ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं ये स्मूथली सराउंड करती हुई नजर आती हैं टू द क्लोरोप्लास्ट। दिस टू मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज एनवेलप। दिस इज नोन एज एनवेलप। तो ये क्लोरोप्लास्ट की एनवेलप है। दिस इज डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग नोन एज क्लोरोप्लास्ट एनवेलप। अच्छा, इस एनवेलप में इंटरनल मेम्ब्रेन और एक्सटर्नल मेम्ब्रेन और उसके दरमियान जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इनका वो माइटोकॉन्ड्रियल इनर आउटर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरह कोई रोल नहीं है। जैसे वहां पर तो आपको मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस पॉइंट आउट किए थे इनर और आउटर मेम्ब्रेन में, और फिर जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस था उसका एक स्पेसिफिक रोल पॉइंट आउट किया था। तो देयर इज नो सच रोल फाउंड इन these structures in case of chloroplast। मिसाल के तौर पर जैसे हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज फाउंड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बट यहां पर जो इंटरनल मेम्ब्रेन है इट डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कीप इन माइंड। इसी तरह से हमने वहां पर कहा था इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन ग्रेडियंट वहां स्टैब्लिश होता है, तो नो प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश इन दिस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहां पर ये वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ है। सिर्फ उसकी तरह हम ये कह सकते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेनस है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है। अच्छा, अब आप देखिए कि इसमें इंटरनली आपको क्या नजर आ रहा है। इंटरनली एक ग्राउंड मैस है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपने मैट्रिक्स देखा था जो कि उसका इनर कंपार्टमेंट था। सिमिलरली अगेन यहां पर जो इनर कंपार्टमेंट है, दैट इनर कंपार्टमेंट इज नोन एज ग्रेनम, सॉरी ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा की मैं बात कर रहा हूं, इसको स्ट्रोमा को हम मैट्रिक्स के साथ रिलेट कर सकते हैं, बट हम मैट्रिक्स के साथ इसको एनालोगस या होमोलोगस नहीं कह सकते। जस्ट ये कह सकते हैं कि स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट इज जस्ट लाइक द मैट्रिक्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो बात करते एक एमसीक्यू इस तरह से पूछा जाता है कि स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट इज जस्ट लाइक डैश इन द डैश। तो उसमें आपने ये याद रखना है कि मैट्रिक्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया या फिर साइटोप्लाज्म इन द सेल, तो ये उसके साथ भी इसको रिलेट किया जा सकता है। तो ये स्ट्रोमा इसका ग्राउंड मैस है। इस स्ट्रोमा के अंदर आपको यहां पर कुछ उसी तरह की प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी जैसे कि आपको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नजर आई थी। यानी अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के साथ स्ट्रोमा की सिमिलैरिटीज को हाईलाइट करें तो वो सिमिलैरिटीज क्या होंगी, दैट इट हैज 1 to several copies of circular double stranded DNA, that is called chloroplast DNA। ये उसी तरह माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की तरह सर्कुलर डीएनए, दिस सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रेजेंट इन 1 to several copies। सेकेंडली यहां पर आपको 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स मिल जाएंगे। दीज आर 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स जो कि प्रोकैरियोटिक टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। और नंबर 3 यहां पर आपको ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स मिलेंगे इस स्ट्रोमा के अंदर। सो द प्रेजेंस ऑफ दीज 3 थिंग्स इन द स्ट्रोमा मेक द क्लोरोप्लास्ट
सेल्फ जेनेटिक सिस्टम, ये एक सेल्फ जेनेटिक सिस्टम पर मुश्तमिल एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके पास अपना एक जेनेटिक सिस्टम मौजूद है, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के पास जेनेटिक सिस्टम मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह से इसके पास भी अपना ये जेनेटिक सिस्टम है। जिस प्रोटीन की भी जरूरत क्लोरोप्लास्ट को पड़ती है अपनी एक्टिविटी के लिए, दैट प्रोटीन इज इटसेल्फ सिंथेसाइज्ड बाय द क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, ये क्लोरोप्लास्ट सेल्फ जेनेटिक सिस्टम रखने के साथ साथ, जैसे अभी आपको बताया था कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी है, अपने आप को डिवाइड करके ये नंबर इंक्रीज कर लेता है। अगर जरूरत पड़ रही हो, यानी प्लांट को लाइट ज्यादा वाफर मिकदार में अवेलेबल है, तो इस तरह से इसका नंबर इंक्रीज हो जाता है, और अगर लाइट कम होगी तो नंबर इसका डिक्रीज हो जाएगा। तो ये नंबर इसका यूं इस तरह से चेंज होता रहता है। और इसके साथ साथ इनके अंदर भी ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप इनको केयरफुली फ्रैक्शनेट करें तो ऐसी सूरत में दे कैन सर्वाइव आउटसाइड द cell. So based upon these three properties, we can also assume that chloroplast is an organism within organism. This is also supposed to be an organism within organism. किस बुनियाद पर इसको organism within organism कंसिडर किया जा रहा है, इसकी जस्टिफिकेशन में आपने ये तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं। that it has self genetic system, that it is self replicating, and that it can survive outside the cell if it is carefully fractionated. So based upon these three properties, we can assume that this is an organism within organism. यानी ये भी एक एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन रखने वाला एक ऑर्गेनल है, जो कि किसी दौर में शायद इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म रहा हो, लेकिन बाद में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जब ये दाखिल हो गया तो वहां पर फिर ये उसके ऑर्गेनल के तौर पर एक्ट करना शुरू हो गया। सही है, तो ये आपने स्ट्रोमा की प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की। अच्छा, अब देखिए स्ट्रोमा के अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट चीज है वो क्या है। स्ट्रोमा में आपको ये मेम्ब्रेनस सिस्टम दिखाई दे रहा है। दिस मेम्ब्रेनस सिस्टम, ये जो मेम्ब्रेनस सिस्टम आपको यहां पे नजर आ रहा है, दिस मेम्ब्रेनस सिस्टम कंप्राइजेस टू टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स। उसमें एक है thylakoids, एक है larger thylakoids which are एक है smaller thylakoids which are present, they are placed one above the other to make a stack of coin like structure। ठीक है, इनको कहते हैं smaller thylakoids। These smaller thylakoid membranes, they are closed membranes, they are cisternal structures, यानी ये इस तरह फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, एंड दोज फ्लैटेंड सैक्स आर प्रेजेंट वन अबव द अदर टू मेक अ स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हम कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर खड़ा कर दें तो उसका वो जो स्टैक बनता है, इस तरह का स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इनसे स्टैब्लिश होगा। दिस स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्रैनम। तो इस तरह से आपको यहां पर ये ग्रैना नजर आएंगे। ये जो स्मॉलर थैलेक्वाइड्स है जो कि इस तरह से अंदर से हॉलो होते हैं, the hollow space of the smaller thylakoid is known as lumen। असल में ल्यूमेन वो जगह है, ये जो स्मॉलर थैलेक्वाइड्स का ल्यूमेन है, जिसको थैलेक्वाइड इनर स्पेस भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज थैलेक्वाइड इनर स्पेस। सो दिस ल्यूमेन और थैलेक्वाइड इनर स्पेस is the region where proton gradient is established, just like the proton gradient of intermembrane space of mitochondria। बिल्कुल उसी तरह से यहां पर जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा वो दरअसल इस ल्यूमेन रीजन के अंदर बनेगा। ठीक है, तो ये फंक्शनल सिमिलैरिटी आपने याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश कर रही थी, वो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां पे स्टैब्लिश होना है, इन द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉलर थैलेक्वाइड्स या इन द थैलेक्वाइड इनर स्पेस। ओके, सो ये जो स्मॉलर थैलेक्वाइड्स थे, चूंकि ये एक दूसरे के ऊपर प्लेस होकर ग्रैनम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड एज ग्रैना लैमेली। इनको इस वजह से ग्रैना लैमेली भी कहा जाता है, ग्रैना लैमेली। तो ये स्मॉलर थैलेक्वाइड्स, ये ग्रैना लैमेली, ये एक दूसरे के ऊपर प्लेस होकर ग्रैनम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ग्रैनम सिंगुलर वर्ड है, एंड देयर आर सेवरल ग्रैना आर प्रेजेंट थ्रू आउट द स्ट्रोमा। तकरीबन कोई 40 to 60 के करीब ग्रैना एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं, और जबकि एक ग्रैनम के अंदर
सम टाइम 25 to 50 थैलेक्वाइड्स मौजूद होते हैं, और सम टाइम मोर देन 50 थैलेक्वाइड्स भी मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यानी लेस देन 100, आप यूं समझ लें कि लेस देन 100 थैलेक्वाइड्स पर मुश्तमिल ये ग्रेनम एक स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसकी और स्पेशलिटी ये है कि ये जो स्मॉलर थैलेक्वाइड्स बताएं आपको। जी मिसबा बेटे, क्या सवाल है? सर ग्रेना लेमली थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। देखो, ग्रेना लेमली इसका अल्टरनेटिव नेम है, स्मॉलर थैलेक्वाइड्स को ही ग्रेना लेमली कहा जाता है, बिकॉज दे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर टू मेक द ग्रेनम, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड ग्रेना लेमली। लेमली असल में ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को कहा जाता है, कोई भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर उसके लिए टर्म यूज की थी लेमेला। लेमेला सिंगुलर वर्ड है और लेमली प्लूरल है, सही है। तो ये ग्रेना लेमली इस वजह से कहलाते हैं कि ये ग्रेनम को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जी सर। तो इस तरह के ये तकरीबन कोई 40 to 60 ग्रेना, एंड ईच ग्रेनम ऑन एवरेज कंटेन अप्रोक्सीमेटली 50 थैलेक्वाइड्स और सम टाइम मोर देन 50 थैलेक्वाइड्स में बी देयर। तो मैं इसकी स्पेशलिटी आपको बता रहा था कि एक तो जो इसकी इनर ल्यूमेन है, इट एस्टैब्लिशेस प्रोटॉन ग्रेडियंट ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। अभी हम आगे चलकर वो डिटेल से डिस्कस करेंगे बायोएनर्जेटिक्स में। और दूसरा आप देखिए कि इसकी ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेम्ब्रेन्स आर रिच इन प्रोटीन्स। ये वाली जो मेम्ब्रेन्स हैं स्मॉलर थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन्स या ग्रेना लेमली, दे आर रिच इन प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन्स हैं यहाँ पर? यहाँ पर वही जो आपको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बताई थी, जैसे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद हैं यहाँ पर, सेवरल इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स आर देयर। इस वजह से फोटोसिंथेसिस की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसकी साइट भी दरअसल यही है। इन एडिशन टू इलेक्ट्रॉन कैरियर्स देयर आर प्रोटॉन पंप्स, जिनके जरिए प्रोटॉन्स की मूवमेंट होगी। तो प्रोटॉन पंप्स भी इसके अंदर मौजूद हैं, ये भी प्रोटीन्स हैं। और इसके अलावा एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज जैसे आपने वहां पर पढ़ा था, तो उसी तरह से एटीपी सिंथेज इज ऑल्सो देयर, बट दैट एटीपी सिंथेज इज नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्क पार्टिकल। वो जो स्टार्क पार्टिकल की टर्म है या उसका कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के लिए यूज किया जाता है, वो ये क्लोरोप्लास्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि एटीपी सिंथेज किसके अंदर मौजूद है, तो एटीपी सिंथेज आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगा और ये क्लोरोप्लास्ट में भी मिलेगा। लेकिन जो स्टार्क पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, दे आर एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। ओके, तो ये एटीपी सिंथेज भी इस थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन्स के अंदर एम्बेडेड है, प्रोटॉन पंप्स भी, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी यहां पर मौजूद हैं। तो इस हवाले से ये एक यूनिक स्टेटस रखने वाला स्ट्रक्चर है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखिए जो ग्रेना है, दे आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। यहां पर कुछ मेम्ब्रेन्स हैं, दे कनेक्ट द ग्रेना विथ ईच अदर। दीज मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड इंटरग्रेना। इनको क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड इंटरग्रेना। तो इंटरग्रेना जो होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज लार्जर थैलेक्वाइड्स। इंटरग्रेना आर ऑल्सो कॉल्ड लार्जर थैलेक्वाइड्स। They are also called larger thylakoids. Larger thylakoids, और इनके लिए दूसरी टर्म क्या बताइए आपको? These larger thylakoids are also known as intergrana, और intergrana को एक और नाम से भी जाना जाता है, they are also known as stroma lamella। चूंकि ये स्ट्रोमा के अंदर फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, they are involve in the connection of grana with each other। otherwise ये स्ट्रोमा के अंदर यूं अकेले अकेले they are not present in the form of grana। ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर प्लेस होकर वो स्टैक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, तो इस वजह से इनको स्ट्रोमा लेमली भी कहा जाता है। तो ये दोनों टर्म्स आपने याद रखनी है, स्ट्रोमा लेमली से क्या मतलब है और ग्रेना लेमली से क्या मतलब है। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज बताई थी ग्रेना लेमली की, स्मॉलर थैलेक्वाइड्स की, कि उसके अंदर ल्यूमेन भी होता है, देयर इज नो सच ल्यूमेन इन द लार्जर थैलेक्वाइड्स। जैसे मैंने यहां पर बताया था प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होगा, यहां पर वो नहीं बनेगा। और जैसे मैंने यहां पर बताया कि ये इलेक्ट्रॉन कैरियर, प्रोटॉन पंप, एटीपी सिंथेज मौजूद है, देयर आर नो सच मॉलिक्यूल्स आर देयर। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहां पर रह गई कि ये जो स्मॉलर थैलेक्वाइड्स हैं, इनके अंदर पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं, पिगमेंट्स, and those pigments are present in the form of
क्लस्टर, क्लस्टर की सूरत में ये पिगमेंट्स मौजूद होंगे और उन क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स को क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड फोटोसिस्टम। तो इसका मतलब है फोटोसिस्टम भी ये स्मॉलर थैलेकॉइड्स के अंदर प्रेजेंट हैं। ये इंटरग्रेना के अंदर या स्ट्रोमा लैमेली के अंदर इस तरह का कोई कंपोनेंट मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपने इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान डिफरेंस याद रखना है। ये तो जो हम चीजें डिस्कस कर रहे थे ये था स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब जरा देखिए कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका बेसिकली रोल है क्या। तो क्लोरोप्लास्ट इज बेसिकली कंसर्न विद फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के साथ ये वाबस्ता है। फोटोसिंथेसिस ये आप जानते हैं कि एनाबॉलिक प्रोसेस है प्लांट के अंदर जिसमें फूड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बाय कन्वर्टिंग द रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। और आपने ये यकीनन पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस कंप्राइजेस टू स्टेप्स, वन ऑफ देम इज नोन एज लाइट रिएक्शन, ठीक है, लाइट रिएक्शन, एंड द अदर वन इज नोन एज डार्क रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट फेज एंड लाइट इंडिपेंडेंट फेज। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्लोरोप्लास्ट इनमें से कौन से फेज के साथ कंसर्न है, लाइट रिएक्शन के साथ या डार्क रिएक्शन के साथ, ये दोनों के साथ कंसर्न है। आप क्या समझते हैं? जैसे हमने कल माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से इस तरह का क्वेश्चन रेज किया था, तो बताइए कि फोटोसिंथेसिस की कौन सी एक्टिविटी क्लोरोप्लास्ट में होगी, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन और बोथ ऑफ देम? बिल्कुल दोनों होंगी, एग्जैक्टली ये दोनों यहां पर भी परफॉर्म होनी है। तो ये देखिए यहां पर ये दोनों का रिलेशन कुछ इस तरह से, ये दोनों का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से कि जो डार्क रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर परफॉर्म होगा। लाइट रिएक्शन असल में लाइट रिएक्शन के लिए लाइट रिक्वायर्ड होती है एंड लाइट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट्स व्हिच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स इन द ग्रेना मेम्ब्रेन्स। इस वजह से लाइट रिएक्शन की साइट ये ग्रेना लैमेली या फिर स्मॉलर थैलेकॉइड्स कहलाएंगे। लाइट रिएक्शन में क्या कुछ होता है ये डिटेल हम आगे चलकर अभी बायोएनर्जेटिक्स में डिस्कस करेंगे, बहरहाल अभी उससे कंसर्न नहीं है। यहां पर जस्ट आपको रिलेट करना है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विद द फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो आपने ये साइट ऑफ लाइट रिएक्शन याद रखना है, इट अकर्स इन द ग्रेना region, in the grana lamella or in the smaller thylakoids. जबकि dark reaction which consists of a metabolic cycle known as Calvin cycle, तो कैल्विन साइकिल के लिए जिन एंजाइम्स की जरूरत होती है दे आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा रीजन, देयरफॉर दिस फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द स्ट्रोमा। सही है, तो इस डार्क रिएक्शन में क्या कुछ होगा ये बाकी चीजें जो आपको नजर आ रही हैं ये भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, अभी उसका वक्त नहीं है। तो बस आपने ये रिलेशन याद रखना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के दरमियान, कि स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया और अब ये जो फंक्शन था क्लोरोप्लास्ट का दैट इज फोटोसिंथेसिस और उसके ये जो इवेंट्स थे वो किस तरह से यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई बैक्टीरिया क्या उनके पास ये क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, तो एक्चुअली बैक्टीरिया डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट। तो क्या बैक्टीरिया में लाइट रिएक्शन परफॉर्म होता है? यस, दे कैन परफॉर्म लाइट रिएक्शन। तो फिर कहां होता है? तो असल में वहां उनकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मीजोजोम, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है, ठीक है, वो ये एक्टिविटी परफॉर्म करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मीजोजोम ये बैक्टीरिया में लाइट रिएक्शन की साइट है। और जबकि डार्क रिएक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो डार्क रिएक्शन बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म में होगा, जबकि यहां पर ये एक्टिविटी स्ट्रोमा के अंदर परफॉर्म हो रही है। तो ये थोड़ा सा फर्क आपने याद रखना है बैक्टीरिया के हवाले से। अच्छा, तो दोबारा से बता दें, वो थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम आ गया था, दोबारा से बात जी बेटे, मैंने बताया कि बैक्टीरिया के अंदर देखिए अगर ये बात पूछी जाए तो बैक्टीरिया में एक्चुअली देयर आर नो क्लोरोप्लास्ट, but some bacteria which are capable to perform photosynthesis, they can perform light reaction. light reaction उनके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मीजोजोम में परफॉर्म होगा लाइट रिएक्शन, ठीक है। और जबकि डार्क रिएक्शन इनके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। डार्क रिएक्शन की साइट यहां पर साइटोप्लाज्म है और जबकि लाइट रिएक्शन की साइट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मीजोजोम होगा बैक्टीरिया में, वहां पर क्लोरोप्लास्ट में ये एक्टिविटी नहीं हो रही होती। अच्छा, तो अब इस सवाल का आंसर दीजिए जरा।
which statement about both mitochondria and chloroplast are correct? अभी हमने काफी सारी इनके दरमियान कंपैरिजन किया, तो अब बताइए कि दे कंटेन ATS राइबोसोम, क्या ये दोनों के लिए दुरुस्त होगी बात? No, sir. नो, दे कंटेन सर्कुलर DNA. 2 or 3. हाँ जी, Yes, sir. जो बात पूछ रहा हूँ वो बताए ना पहले, दे कंटेन सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल, तो ये बात दुरुस्त है दोनों के लिए. Yes, sir. एंड दे प्रोड्यूस ATP, क्या ये बात दुरुस्त है? Yes, sir. यस, दुरुस्त है. दुरुस्त है बिल्कुल. क्लोरोप्लास्ट, ये भी दुरुस्त है सर, दुरुस्त है. जी बिल्कुल जी बेटा, क्लोरोप्लास्ट जो है ये ATP बना सकते हैं और इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी ATP बना सकते हैं, लेकिन फर्क ये होगा कि क्लोरोप्लास्ट ATP बनाने के लिए जो एनर्जी सोर्स यूज कर रहे हैं वो रेडिएंट एनर्जी है, और माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनाने के लिए जो एनर्जी सोर्स यूज कर रहे हैं वो केमिकल एनर्जी है. ये फर्क हो सकता है, लेकिन यहां पर बात हो रही है कि क्या ये दोनों ATP प्रोड्यूस कर सकते हैं? यस. और क्या इनके पास सर्कुलर DNA है? बिल्कुल है, लेकिन ATS राइबोसोम नहीं है. लिहाजा राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा? 2 and 3. ठीक है, तो 2 and 3 जो है वो Certain राइट. part. जी बिल्कुल सही है. अच्छा, उसके बाद देखिए न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट वाला जो पोर्शन था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ. तो अब आखिरी जो सेल ऑर्गेनेल है वो है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल. न्यूक्लियस बेसिकली ये सेल का जैसे इसका मीनिंग है कि सेंट्रल बॉडी, न्यूक्लियस मींस द सेंट्रल बॉडी. तो ये जी, सो ये वाकई सेंट्रल बॉडी है, बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, एंड बेस्ड अपॉन दिस फंक्शन इट इज नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल. ठीक है, दिस इज known as brain of the cell. This brain of the cell is also double membranous spherical body. ठीक है, ये double membranous spherical structure होता है, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ सेल्स के पास ये spherical in shape नहीं भी होता. शायद हमने पिछले किसी लेक्चर में भी जिक्र किया था कि जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स. हाँ जी, ग्रेन्युलोसाइट्स, एक ग्रेन्युलोसाइट्स नहीं, ग्रेन्युलोसाइट्स. ग्रेन्युलोसाइट्स ये कौन से वाले WBCs हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स दरअसल इसिनोफिल्स, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स हैं, और वहां पर ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर आपको न्यूक्लियस की शेप लोब्ड दिखाई देगी. इस तरह से यूं लोब्स बनी हुई होती हैं कुछ सेल्स के अंदर, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स में यूं कंप्लीट 3 लोब्ड न्यूक्लियस होता है, और कहीं पर ये 2 लोब्ड न्यूक्लियस होता है, और कहीं पर इस तरह से ये 2 लोब होगा लेकिन बहुत थिक लोब्स होंगी, कहीं पर ये 2 लोब्स थोड़ी सी नैरो. तो यूं शेप ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरिएबल इन डिफरेंट ग्रेन्युलोसाइट्स. ये WBCs की किस्म है. ठीक है, यहां पर शेप ऑफ न्यूक्लियस डिफर करेगा, लेकिन अदरवाइज इन जनरल जब भी शेप ऑफ न्यूक्लियस की बात की जाए तो आपने स्फेरिकल शेप को ही ऑप्ट करना है. ये तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे, सही है. तो ये आमतौर पर स्फेरिकल बॉडीज होते हैं. नॉर्मली न्यूक्लियस इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द सेल, जैसे कि ये सेंट्रल बॉडीज को कहा, और एनिमल सेल में ये डेफिनेटली सेंट्रल बॉडी. बट इन प्लांट सेल, एक यंग सेल के अंदर तो ये सेंटर में ही मौजूद होता है, बट एज प्लांट सेल गेट्स मेच्योरिटी ये थोड़ा सा साइड पे हो जाएगा बिकॉज ऑफ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. ठीक है, इस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से मेच्योर प्लांट सेल के अंदर ये थोड़ा सा साइड पे चला जाएगा, जबकि एनिमल सेल में ये यूजुअली सेंटर में होता है. लेकिन यहां पर भी आपने एक्सेप्शन याद रखनी है कि कुछ एनिमल सेल ऐसे हैं जिनमें सेल ये जो न्यूक्लियस है बिल्कुल सेंटर में नहीं होता, थोड़ा सा साइड पे मौजूद होता है. मिसाल के तौर पर जैसे आपको याद होगा स्केलेटल मसल सेल. स्केलेटल मसल सेल्स आपने सेकेंड ईयर के कोर्स में ये सेल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो उसमें स्केलेटल मसल सेल्स के अंदर इनका जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है. बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ये साइड पर मौजूद होता है, या बिकॉज ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स जिनको मायोफिलामेंट्स कहा जाता है, उनकी वजह से ये साइड पे मौजूद. because of microfilaments. गुड, तो ये जरा केयरफुल रहिएगा. Because of myofilaments. जी बिल्कुल.
तो आपने बेटा इस हवाले से केयरफुल रहना है, क्योंकि हम आमतौर पर प्लांट सेल में ये बात करते हैं ना कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड पे मौजूद होता है बिकॉज ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और इसी तरह से अब यहाँ पर स्केलेटल मसल सेल की बात हो रही है कि इसके अंदर भी ये थोड़ा सा साइड पे मौजूद होगा, बट नॉट ड्यू टू लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। यहाँ पर माइक्रोफिलामेंट्स की अबंडेंस की वजह से ये थोड़ा सा साइड पे हो जाता है। अच्छा, न्यूक्लियस ये आप देखेंगे कि एक सेल के अंदर आमतौर पर एक सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है। देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियस इन वन सेल। ऐसे सेल को कहा जाता है मोनोन्यूक्लिएट सेल। मोनोन्यूक्लिएट, तो ये मोनोन्यूक्लिएट स्टेट ये कॉमन स्टेट है। जनरली इट इज फाउंड इन सिंगल फॉर्म, बट देर आर सर्टेन सेल्स which have two nuclei, they are called binucleate cells। इनको बायन्यूक्लिएट भी कहा जाता है, या फिर इनके लिए दूसरी एक और टर्म है, दे आर ऑल्सो नोन एज डाइकैरियोटिक। तो डाइकैरियोटिक एक स्पेशल केस है, जैसे इसकी एग्जांपल हो सकती है कुछ फंजाई के सेल्स हैं, सर्टेन फंगल सेल्स आर डाइकैरियोटिक इन नेचर, ओके। जबकि कुछ सेल्स मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा न्यूक्लियाई अगर मौजूद हो तो उन्हें मल्टी न्यूक्लिएट कहा जाता है। मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स आर आल्सो नोन एज सिनोसिटिक। इनको सिनोसिटिक सेल्स भी कहते हैं, सिनोसिटिक सेल्स। तो ये जो सिनोसिटिक सेल्स की एग्जांपल है, इसमें ये कुछ फंगल सेल्स की एग्जांपल भी ली जा सकती है, और इसके साथ साथ ये जो स्केलेटल मसल सेल अभी हमने डिस्कस किया, ये स्केलेटल मसल सेल भी इसी तरह के सेल की एक एग्जांपल है जो मल्टी न्यूक्लिएट या सिनोसिटिक सेल्स होंगे। तो ये तो वो वाली स्टेट्स आपको बताई हैं जो कि न्यूक्लियस के साथ थी, लेकिन कुछ ऐसी एक्सेप्शंस भी पाई जाती हैं जिनमें ऐसे सेल्स, ऐसे लिविंग सेल्स व्हिच डोंट हैव न्यूक्लियस। मिसाल के तौर पर प्लांट्स में सीव ट्यूब सेल्स इन द प्लांट, दे डोंट हैव न्यूक्लियस, they are called anucleated cell। ये anucleated cell है। And similarly RBCs in human, not all RBCs, there are RBCs in other animals, वो nucleated RBCs होते हैं, but ये जो human RBCs हैं, ये जब पैदा होंगे उस वक्त न्यूक्लियस होगा, बाद में इनका न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है, so they are also anucleated cells, okay। जी आदिल बेटे क्या सवाल है? सर ये फ्लोएम के अंदर होते हैं सीव? जी, सीव ट्यूब सेल्स फ्लोएम के सेल्स हैं, बिल्कुल। अच्छा, तो ये दोनों जो एग्जांपल्स थी ये लिविंग सेल्स की एग्जांपल हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लिविंग सेल्स। लेकिन प्लांट के अंदर बहुत सारे डेड सेल्स भी पाए जाते हैं, जैसे हमने स्क्लेरेनकाइमा टर्म यूज की थी डेड सेल्स के लिए। तो जितने भी डेड सेल्स होते हैं उनके बारे में भी आप ये याद रखिए कि दे ऑल्सो डोंट हैव न्यूक्लियस, उनके अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ठीक है जी। अक्सा बेटे क्या सवाल है? सर आपने कहा कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो सेल को तो कंट्रोल न्यूक्लियस करता है ना, तो फिर आरबीसी को कौन कंट्रोल करेगा? आरबीसी जो होते हैं ना, ये इनकी एक्टिविटी बहुत महदूद होती है। इन्होंने सिर्फ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है मेनली, ठीक है, एंड टू सम एक्सटेंट कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ अरसे के बाद ये काम करके थक जाते हैं क्योंकि न्यूक्लियस कंट्रोल करने के लिए मौजूद होता नहीं है, तो इस वजह से फिर ये मारे जाते हैं। तो इनका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है। लेकिन इसके बरक्स जो सीव ट्यूब सेल्स हैं, दे आर परमानेंट सेल्स, दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। तो इनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए इनके साथ इनके कंपेनियंस होते हैं, उनको नाम ही कंपेनियन सेल दिया गया है कि उनका न्यूक्लियस दरअसल सीव ट्यूब की एक्टिविटी को भी रेगुलेट कर रहा होता है। सही है जी। मिसबा बेटे, मिसबा क्या सवाल है बेटे? सर फंगल सेल में जो बाइन्यूक्लिएट की टर्म है वो डाइन्यूक्लियोटिक क्यों यूज होती है? बाइन्यूक्लिएट या डाइकैरियोटिक, असल में कैरियन वर्ड न्यूक्लियस के लिए यूज किया जाता है। तो जहां पर हम ये मोनोन्यूक्लिएट टर्म यूज कर रहे थे, वहां पर मोनोकैरियोटिक टर्म भी बाज जगहों पर यूज की जाती है। बोथ टर्म्स आर इंटरचेंजेबल टर्म्स, कोई इसमें फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये मोनोकैरियोटिक टर्म भी यूज की जाएगी यहाँ, और इसी तरह बाइन्यूक्लिएट के लिए डाइकैरियोटिक टर्म भी यूज की जाएगी। कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस जी।
अच्छा, तो अब आप देखिए कि मैंने आपको जैसे बताया कि जो स्क्लेरेनकाइमा टाइप के सेल्स होंगे, डेड सेल्स, दे डोंट हैव न्यूक्लियस, उनके बारे में आपने याद रखना है, उनके पास भी नहीं है। लेकिन लिविंग सेल्स के पास अमूमन न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस, इनको आप माइंड में रखिएगा। अच्छा, तो न्यूक्लियस का फर्दर हम स्ट्रक्चर देखते हैं। न्यूक्लियस जैसे अभी बताया कि ये डबल मेम्ब्रेनस स्फेरिकल बॉडी है, तो ये जो आपको डबल मेम्ब्रेनस स्फेरिकल बॉडी नजर आ रही है, दिस डबल मेम्ब्रेनस स्फेरिकल बॉडी कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। नंबर 1 यहां पर मौजूद है, ये आपको इसकी न्यूक्लियर एनवेलप नजर आ रही है, दिस इज न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, दूसरा आपको यहां पे ये एक डार्क रीजन नजर आ रहा है सेंटर में, या थोड़ा सा साइड पे हो सकता है, न्यूक्लियोलस। इसके अलावा इधर एक ग्राउंड मैस भी नजर आ रहा है, नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट ग्राउंड मैस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अलावा यहां पर आपको थिन फिब्रस नेटवर्क नजर आ रहा है, विच इज नोन एज क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन नेटवर्क। अच्छा, इसके अलावा यहां आपको राइबोसोमल सब यूनिट्स भी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर नजर आएंगे, बट राइबोसोमल सब यूनिट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, ऑल्दो दे आर सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस, बट ये उसका पार्ट नहीं है। सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप को जरा देख लीजिए। न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग, दिस इज अ डबल membranous covering. This nuclear envelope has several pores which are called nuclear pores. इनको nuclear pores कहा जाता है। The number of nuclear pores varies in different cells, especially जो undifferentiated cells होते हैं, undifferentiated cells, उनके पास ये जो number of nuclear pores हैं ये बहुत ज्यादा होता है। In undifferentiated cell, the number of nuclear pore is very large. जैसे मिसाल के तौर पर in undifferentiated cells approximately 30,000 nucleopores are present per cell, per nucleus. ठीक है, एक न्यूक्लियस के पास तकरीबन कोई 30,000 न्यूक्लियोपोर्स मौजूद हैं। बट इन वेरी वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स, जैसा कि आरबीसी की अभी हमने बात की, ठीक है, तो आरबीसी जब ये स्टैब्लिश होगा उस वक्त इसके पास न्यूक्लियस मौजूद होता है। इट इज वेरी मच डिफरेंशिएटेड या वेल डिफरेंशिएटेड सेल है, तो इसके पास न्यूक्लियोपोर्स की तादाद बहुत महदूद हो जाती है। इट हैज जस्ट 3 to 4 न्यूक्लियोपोर्स, जस्ट 3 to 4 पर न्यूक्लियस आपको न्यूक्लियोपोर्स का नंबर नजर आएगा। तो क्या वजह है कि ये जो वेल डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, व्हाई दे हैव लेस नंबर ऑफ न्यूक्लियोपोर्स? तो एक्चुअली होता यह है कि जब अभी एक नया न्यूक्लियस एस्टेब्लिश होता है एक नए यंग सेल के अंदर, अभी उसका फंक्शन स्पेसिफाई नहीं हुआ होता, तो इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियोपोर ज्यादा होगा, बट एज द सेल अंडरगोज डिफरेंशिएशन उसका फंक्शन स्पेसिफाई हो जाएगा, तो बहुत सारे न्यूक्लियोपोर्स क्लोज हो जाएंगे, तो इस तरह से नंबर ऑफ न्यूक्लियोपोर रिड्यूस हो जाता है। बहरहाल ये जिस जगह पर आपको न्यूक्लियोपोर नजर आ रहा है उस जगह पर आप देखें कि ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स होती हैं न्यूक्लियर एनवेलप की, वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, दे आर जॉइंड टुगेदर। अदरवाइज बोथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैव अ स्पेस व्हिच इज कॉल्ड एज इंटर न्यूक्लियर या पेरी न्यूक्लियर स्पेस, उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दिस इज द स्पेस बिटवीन द आउटर इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। सो ये जिस जगह पर पोर प्रेजेंट होगा वहां पर ये स्पेस नहीं बनी हुई होगी, वहां पर दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में कनेक्टेड होंगी। ये न्यूक्लियर पोर्स ही हैं जिनके जरिए न्यूक्लियस कम्युनिकेट करता है अपने साइटोप्लाज्म के साथ, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के दरमियान जो भी कोई आमदोरफ्त होनी है वो थ्रू इसी न्यूक्लियर पोर के जरिए होनी है। जैसे यहां पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो न्यूक्लियर पोर्स के जरिए गुजरते हैं, यानी कौन सी चीजें हैं जो न्यूक्लियर पोर के जरिए इंपोर्ट होंगी। इंपोर्ट होने का मतलब है दे मूव फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म, ये इंपोर्ट हो रही हैं चीजें। ठीक है, और कौन सी ऐसी चीजें जो न्यूक्लियस एक्सपोर्ट करता है थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट थ्रू द न्यूक्लियर पोर चल रहा है। ठीक है, ये एक्सपोर्ट हो रहा है और वो इंपोर्ट। तो मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि बताइए मुख्तलिफ किस्म के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंपोर्ट होंगे
या फिर वो एक्सपोर्ट होंगे न्यूक्लियस से? व्हाट डू यू थिंक? डिफरेंट टाइप ऑफ सर एक्सपोर्ट होंगे। इंपोर्ट होंगे, न्यूट्रिएंट्स विल बी इंपोर्टेड, होंगे सर। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स आर बाहर से आएंगे सर, जी साइटोसोल, जी बिल्कुल। साइटोजेल से। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर यूटिलाइज्ड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज नॉट द सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स तो हमेशा बाहर से ही अंदर आने हैं ना, तो इस वजह से वो इंपोर्ट होंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं मिसाल के तौर पर, जैसे डीएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होने वाला एक एंजाइम है, तो बताओ कि वो न्यूक्लियर पोर्स के जरिए इंपोर्ट होगा वो या वो एक्सपोर्ट होगा? सोचना तो पड़ेगा। ये भी इम्पोर्ट ही होगा सर, ये भी साइटोप्लाज्म में होगा। ये भी साइटोप्लाज्म में बनेगा, लेकिन यूज होगा ये ये भी न्यूक्लियोप्लाज्म import में, होगा, तो ये इंपोर्ट होगा क्योंकि ये प्रोटीन है। डीएनए पॉलीमरेज इज अ प्रोटीन, इट इज स्टैब्लिश इन द साइटोप्लाज्म, Yes, sir. और वहां से बनने के बाद ये फिर बिल्कुल। ये अंदर आएगा और अंदर आकर ये अपना काम सर अंजाम देगा। Yes. तो ये बेसिकली इंपोर्ट हो रहा होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आरएनए, तो आरएनए मॉलिक्यूल्स यहां से इंपोर्ट होंगे या एक्सपोर्ट होंगे? एक्सपोर्ट होंगे। ये एक्सपोर्ट होंगे, बिकॉज आरएनए इज सिंथेसाइज्ड विद इन द न्यूक्लियस। और इसी तरह से ये जो राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं, एटीएस राइबोसोम, दे आर आल्सो एक्सपोर्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये आपने हर एक मॉलिक्यूल के मुतालिक इस बात को जरूर याद रखना है कि कौन सी चीज अंदर आ रही है और कौन सी बाहर जा रही है थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स। अच्छा, अब आप देखिए कि दूसरा जो मैंने कंपोनेंट बताया वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। द ग्राउंड मैस ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म किसे कहते हैं? द ग्राउंड मैस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इज जस्ट लाइक द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म की तरह, जैसे साइटोप्लाज्म ग्राउंड मैस ऑफ द सेल है, इसी तरह ग्राउंड मैस ऑफ द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म ये स्ट्रोमा की तरह भी है, जैसे ग्राउंड मैस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज द स्ट्रोमा, सिमिलरली ग्राउंड मैस ऑफ द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन की तरह भी है। जैसे माइटोकॉन्ड्रियन का जो मैट्रिक्स है वो ग्राउंड मैस जो है वो मैट्रिक्स पर मुश्तमिल है, इसी तरह यहां पर ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो आपने ये इनकी रिलेशनशिप बाकी चीजों के साथ याद रखनी है। न्यूक्लियोप्लाज्म, इसकी जो पेरिफेरी होती है, आउटर रीजन ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, दिस पेरिफेरल पोर्शन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म इज नोन एज न्यूक्लियर लैमिना। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर लैमिना। दिस आउटर रीजन इज नोन एज न्यूक्लियर लैमिना। एक्चुअली दिस इज फिब्रस रीजन। यहां पर कुछ प्रोटीन फिलामेंट्स मौजूद होते हैं अबंडेंटली, और ये दरअसल न्यूक्लियर लैमिना न्यूक्लियस की शेप को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोस प्रोटीन फिलामेंट्स एक्चुअली मेंटेन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस। जो हम अभी ये कह रहे थे ना कि न्यूक्लियस आमतौर पर स्फेरिकल बॉडी है, लेकिन कुछ सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की शेप लोब्ड होती है। तो ये जो लोब्ड शेप है या स्फेरिकल शेप, दिस इज एक्चुअली मेंटेन्ड बाय विच पोर्शन ऑफ द न्यूक्लियस? तो आपको ये याद रखना चाहिए, न्यूक्लियर लैमिना इज इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ न्यूक्लियस। ओके, अच्छा, इसके अलावा दोबारा से बता दें, न्यूक्लियर लैमिना दोबारा। न्यूक्लियर लैमिना बेटे ये पेरिफेरल पोर्शन है इस न्यूक्लियोप्लाज्म का। पेरिफेरल पोर्शन यानी आउटर, जी, आउटर रीजन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ पर ये न्यूक्लियर लैमिना है। साइटोप्लाज्म में जैसे वो था ना साइटोजेल, हाँ, उसके साथ साइटोजेल। आप कंपेयर कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। तो ये न्यूक्लियर लैमिना ये प्रोटीन फाइबर्स पर मुश्तमिल एक रीजन होगा, थोड़ा सा ये मोर विस्कस रीजन होगा, और इसी की वजह से ये शेप ऑफ द न्यूक्लियस मेंटेन हो रही है। अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें आप देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म में मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी। इसके अंदर राइबोसोमल सब यूनिट्स मौजूद होंगे, चूंकि राइबोसोमल सब यूनिट्स को यहां से एक्सपोर्ट करना होता है, इस वजह से आपको वो इसके अंदर सस्पेंडेड भी दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पर डीएनए मौजूद है, लेकिन अब अगर आप ये कैरेक्टरिस्टिक सारी कंपेयर करें तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और क्लोरोप्लास्ट्रोमा, उन दोनों के साथ ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रही हैं। जैसे इनके पास राइबोसोम्स मौजूद हैं, लेकिन राइबोसोम कौन से वाले यहां पर मौजूद हैं? राइबोसोम मौजूद तो हैं, बट 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। वहां पर मैट्रिक्स और स्ट्रोमा के अंदर 70S थे, ठीक है। और सेकेंडली यहां पर मैंने बताया कि डीएनए मौजूद है,
लेकिन सर्कुलर नहीं होगा लेकिन यहाँ पे। सर्कुलर नहीं यहाँ पे होगा, ये लीनियर डीएनए होगा, दैट इज टिपिकली यूकैरियोटिक डीएनए। ठीक है, यस तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अच्छा, और एक और बात कि वो जो मैट्रिक्स और स्ट्रोमा है वो ट्रांसलेशन की साइट है, वहां पर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस भी होती है, प्रोटीन सिंथेसिस जिसे कहते हैं ना, वो साइट ऑफ ट्रांसलेशन भी है। ट्रांसक्रिप्शन तो होती ही है, लेकिन ट्रांसलेशन भी मैट्रिक्स और स्ट्रोमा में होती है। बट द न्यूक्लियोप्लाज्म इज जस्ट द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, नॉट द साइट ऑफ ट्रांसलेशन। कीप इन माइंड, ये साइट ऑफ ट्रांसलेशन नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन की साइट होगी। नो ट्रांसलेशन एक्टिविटी अकर्स इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, नो ट्रांसलेशन। तो ये थोड़ी सी यूनिक, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होगी ना फिर। बिल्कुल, साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा में ट्रांसलेशन होती है। ठीक है, बट नॉट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, तो अब आप देखें कि ये जो मैंने कॉन्सेप्ट्स इनके कंपेयर किए हैं, तो इनको आपने याद रखना, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीजें प्रोमिनेंटली नजर आ रही हैं। वन ऑफ देम इज द डार्क बॉडी नोन एज न्यूक्लियस। ठीक है, ये डार्क बॉडी, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। और दूसरा इसमें एक थिन फिब्रस नेटवर्क नोन एज द क्रोमेटिन नेटवर्क। अच्छा, ये जो डार्क बॉडी आपको नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इट हैज टू रीजन्स। इसका जो सेंट्रल पोर्शन है वो तो वाकई ही वो सेंट्रल पोर्शन इसका फिब्रस है। द सेंट्रल पार्ट इज फिब्रस, इसको कहते हैं सेंट्रल फिब्रिलर एरिया। यहां पर दो तरह के फाइबर्स मौजूद होते हैं इस सेंट्रल फिब्रिलर एरिया के अंदर। सेंट्रल फिब्रिलर एरिया कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ फाइबर्स। What are those two type of fibers? One of them are ribosomal RNA, and the second one is ribosomal DNA. आप लोग राइबोसोमल आरएनए से तो यकीनन फेमिलियर हैं, ये वो आरएनए जो राइबोसोम को कंपोज करता है। बट व्हाट अबाउट द राइबोसोमल डीएनए? Actually, ribosomal DNA is the part of DNA which synthesizes ribosomal RNA. राइबोसोमल आरएनए भी चूंकि राइबोसोमल डीएनए से ओरिजिनेट होता है, लिहाजा डीएनए का वो पार्ट जो राइबोसोमल आरएनए को फॉर्म करेगा वो राइबोसोमल डीएनए कहलाएगा। तो राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन अगर आपसे पूछी जाए, द ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी इन विच राइबोसोमल आरएनए इज फॉर्म्ड, इट अकर्स वेयर? तो उसमें आपने याद रखना है, इट अकर्स इन द न्यूक्लियोलस। लेकिन मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन जिस ट्रांसक्रिप्शन में होगी या ट्रांसफर आरएनए की फॉर्मेशन जिस ट्रांसक्रिप्शन में होगी, वो दोनों न्यूक्लियोप्लाज्म में होंगे, वो न्यूक्लियोलस में नहीं होंगे। क्लियर होगी बात? अच्छा, दूसरा इसका जो पेरिफेरल रीजन आप देख रहे हैं कि इसका ये जो पेरिफेरल रीजन है, दिस पेरिफेरल रीजन इज ग्रेन्युलर। दिस पेरिफेरल ग्रेन्युलर एरिया एक्चुअली कंटेन्स राइबोसोमल सब यूनिट्स। न्यूक्लियोलस ये दरअसल साइट है राइबोसोम सिंथेसिस की, राइबोसोम की फैक्ट्री है ये। ठीक है, तो यहां पर दरअसल राइबोसोमल सब यूनिट्स मौजूद हैं। दिस पेरिफेरल एरिया इज एक्चुअली एक ग्रेन्युलर एरिया, इस वजह से इसको पेरिफेरल ग्रेन्युलर एरिया कहते हैं। और इसके अंदर क्या मौजूद है? इसमें राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं। कौन से वाले राइबोसोमल सब यूनिट्स होंगे यहां पर? यूकैरियोटिक। यानी अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि 30S होंगे, 40S होंगे, 50S, तो आप उसमें पिक कर लेंगे कौन से वाले होंगे? 40S सब यूनिट्स की बात कर रहा हूं ना, कंप्लीट राइबोसोम नहीं होगा। 40 and 60S विल बी देयर। ठीक है, तो राइबोसोमल सब यूनिट्स आर देयर। अच्छा, उसके बाद अब आखिर में इसमें ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक और प्रोमिनेंट सेंट्रल फिब्रिल एरिया दोबारा से बता दें। सेंट्रल फिब्रिल एरिया उसमें क्या होगा? जो सेंट्रल फिब्रिल एरिया है ये दरअसल राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए पर मुश्तमिल एरिया होता है। राइबोसोमल आरएनए की वो किस्म है जो राइबोसोम को बनाती है, और राइबोसोमल डीएनए का वो पोर्शन है जो राइबोसोमल आरएनए को फॉर्म करता है। तो ये दोनों फाइबर्स यहाँ सेंट्रल में मौजूद होते हैं, और जबकि आउटर रीजन ये ग्रेन्युलर होगा, वहां राइबोसोमल सब यूनिट्स मौजूद होंगे जो यहां से लिबरेट होते रहेंगे। याद रखो कि न्यूक्लियोलस ये किसी मेम्ब्रेन से इनक्लोज नहीं होता, ये वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क
रीजन होता है, एक एग्रीगेटेड पोर्शन होता है, थोड़ा सा कंडेंस्ड रीजन होता है। अच्छा, उसके बाद अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो आखिरी कंपोनेंट है वो है क्रोमेटिन नेटवर्क। एक नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर आपको ये क्रोमेटिन नेटवर्क नजर आएगा। इससे पहले कि क्रोमेटिन नेटवर्क को देखें, ये सवाल जरा हम एक ले रहे हैं कि व्हाट एक्सप्लेन्स व्हाई सेल्स विद नो न्यूक्लियोलाइट डाई। अगर ये न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट हो जाए या किसी वजह से ये स्टैब्लिश ना हो सके, ऐसा मुमकिन है कि किसी म्यूटेशन की वजह से सेल में न्यूक्लियोलस ही ना बने, तो क्या होगा फिर? They do not have centrioles. They do not have ribosomes. सर डी ऑप्शन से जी राइबोसोम बिल्कुल, राइबोसोम नहीं होंगे क्योंकि ये राइबोसोम की फैक्ट्री थी, तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियस देयर विल बी नो मोर राइबोसोम्स, और इस तरह से प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होंगी उस सेल के अंदर, एंड सेल विल बी डिसइंटीग्रेटेड। तो ये वाली जो म्यूटेशन एक बहुत ही लीथल म्यूटेशन है जो सेल को सरवाइव नहीं करवाएगी। अच्छा, तो अब आप देखिए आखिरी कंपोनेंट, जैसे मैं बता रहा था कि क्रोमेटिन एंड द क्रोमोसोम। नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर, नॉन डिवाइडिंग सेल में आपको ये इस तरह थिन फिब्रस नेटवर्क नजर आता है, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन नेटवर्क। बट when cell undergoes cell division, this thin fibrous network is condensed into definite thick thread-like structures which are called chromosomes. ठीक है, तो इस तरह से ये क्रोमोसोम स्टैब्लिश होंगे। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमें रिव्यू करना है। Generally, a chromosome consists of two identical threads which are known as chromatids, and these chromatids are attached together at a point known as centromere. सेंट्रोमेयर, ठीक है, सेंट्रोमेयर पर ये दोनों क्रोमेटिड्स आपस में ज्वाइंट होते हैं। एक क्रोमोसोम के जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दोनों आपस में क्या लगते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। और जबकि इसी जैसा एक और क्रोमोसोम भी सेल के अंदर मौजूद हो सकता है, दैट इज टुगेदर दीज टू क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं इनके क्रोमेटिड्स आपस में नॉन सिस्टर कहलाएंगे। ये देखिए, ये जैसे आपको एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिखाया जा रहा है जो साइज और स्ट्रक्चर के लिहाज से सेम है। साइज और स्ट्रक्चर से मतलब है कि लेंथ सेम है, सेंट्रोमेयर की पोजीशन सेम है, ठीक है, लेकिन फंक्शन इनका डिफर करता है। वन ऑफ देम इज पैटर्नल एंड अदर इज मैटरनल क्रोमोसोम। एक पैटर्नल यानी फादर से आया है हमारे बॉडी के अंदर, और दूसरा मदर से आया हुआ होता है। तो इस तरह से ये दोनों मिलकर एक होमोलोगस पेयर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम फंक्शनली डिफर करते होंगे लेकिन स्ट्रक्चरली दे आर अलाइक, इस वजह से इनको होमोलोगस कहा जाता है। एक क्रोमोसोम बेसिकली, जैसे ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम आपको दिखाया, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो आप देख रहे हैं कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, इट इज वेरी लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल अलॉन्ग विद हिस्टोन प्रोटीन। ये डीएनए मॉलिक्यूल कॉइल करता है, यूं कंडेंस होता है, और इस तरह से डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अल्टीमेटली इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू क्रोमेटिड। वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स दे कंबाइन टुगेदर, तो क्या बनाएंगे ये दोनों मिलकर? फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल फॉर्म द न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग, ये आपने सेकेंड ईयर के कोर्स में जरूर ये टर्म्स पढ़ी होंगी। And in the second level of organization, this nucleosome string forms chromatin network. This is second level of organization. Chromatin network. ये वही नेटवर्क है जो कि नॉन डिवाइडिंग सेल में आपको नजर आ रहा है। But when cell undergoes cell division, this chromatin network is further condensed into supercoil. पहले से supercoil बनेगा, and then this supercoil is further condensed into chromatids. तो अब ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये सेंट्रोमेयर पर आपस में बाइंड करके क्रोमोसोम को स्टैब्लिश करेंगे, सही है। तो ये क्रोमोसोम की स्टैब्लिशमेंट के हवाले से ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपने। एक क्रोमोसोम के अंदर दो डीएनए मॉलिक्यूल है विच आर 100% आइडेंटिकल। एक लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल इधर मौजूद है एंड लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन दिस क्रोमेटिड। और इन डीएनए मॉलिक्यूल्स के सेगमेंट्स को क्या कहते हैं? जीन्स। तो इस तरह से along the length of the chromatids several genes are distributed. अच्छा, ये जो क्रोमोसोम जिसका हमने जिक्र किया है, they are present in specific number. The number of chromosome is very important characteristic of a species. ये किसी भी स्पीशी की रिकग्निशन का एक क्राइटेरियन होता है। तो डिफरेंट स्पीशीज हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे आपके सामने ये कुछ स्पीशीज के नाम लिखे हुए,
तो इनके पास आप देख रहे हैं ये स्पीशीज के स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इनको आप जरूर याद कीजिएगा। अच्छा, तो ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसके हवाले से हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना जरूरी है। मिसाल के तौर पर जैसे ह्यूमन में अभी हमने बात की 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, 46, और ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं हमारे सोमैटिक सेल का ये क्रोमोसोम नंबर है। वीट में भी अगर देखा जाए सोमैटिक सेल के अंदर तो ये 42 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों बॉडीज में, वीट और ह्यूमन में। वो फर्क क्या है कि ह्यूमन में ये जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है दरअसल ये डिप्लॉइड नंबर कहलाता है, लेकिन वीट के अंदर ये नंबर हेक्साप्लॉइड है। असल में सोमैटिक सेल जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरिएबल होता है, ये डिप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड, ये ट्रिप्लॉइड भी हो सकता है, ट्रिप्लॉइड, ये इस तरह टेट्राप्लॉइड भी हो सकता है, टेट्राप्लॉइड, और सो ऑन, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, यूं। तो असल में देखो ये प्लॉइड क्या होता है, प्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को कहते हैं। टर्म प्लॉइड इज यूज फॉर सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी इस ह्यूमन के पास टोटल 2 सेट्स हैं जबकि इस वीट के पास टोटल 6 सेट्स हैं। सेट किसे कहते हैं, व्हाट इज अ सेट? तो एक्चुअली अ सेट ऑफ क्रोमोसोम comprises all those chromosome which consist of a complete genome। हमारा जो बॉडी का एक कंप्लीट जीनोम है, ये जितने क्रोमोसोम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो सारे क्रोमोसोम मिलकर एक सेट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। अब जीनोम क्या होता है? जीनोम कंप्लीट कलेक्शन ऑफ जीन्स, हमारे बॉडी के जो कंप्लीट कलेक्शन ऑफ जीन है, जितने भी जीन्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हैं उन जीन्स का जो टोटल नंबर होगा वो कलेक्टिवली जीनोम कहलाएगा, और वो जीनोम जितने क्रोमोसोम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मिसाल के तौर पर जैसे ह्यूमन में वो जीनोम 23 क्रोमोसोम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लिहाजा 23 क्रोमोसोम्स का ये जो कलेक्शन है ये एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, और चूंकि हमारे पास 23 के 2 सेट्स हैं, देयरफॉर ये 46 क्रोमोसोम 2 सेट्स यानी 2n क्रोमोसोम नंबर है। n रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ क्रोमोसोम, n ये प्लॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो द सेल हैविंग 2 सेट्स इज डेजिग्नेटेड एज डिप्लॉइड। सिमिलरली द सेल हैविंग 3 सेट्स इज डेजिग्नेटेड एज ट्रिप्लॉइड, इसको 3n से रिप्रेजेंट करेंगे, और सेल जिसके अंदर 4 सेट्स हो तो उसको 4n से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली आप ये देखिए कि ये जो वीट है इसके पास 42 क्रोमोसोम जो कि 6 सेट्स के अंदर मौजूद है। देखो यहां पर अगर मैं आपको ये कह दूं ना कि ये ह्यूमन 46 क्रोमोसोम कंटेन करता है और ये 2 सेट्स पर मुश्तमिल है, यानी ये डिप्लॉइड बॉडी है, तो मैं आपसे कहूं कि बताओ इसका सिंगल सेट का क्रोमोसोम नंबर क्या है, तो आपने क्या करना है, 4 इसको 2 से डिवाइड करना है, दैट इज 23। तो इस तरह से सिंगल सेट का क्रोमोसोम नंबर मिल जाएगा। तो ये जो सिंगल सेट का क्रोमोसोम नंबर होता है इसके लिए टर्म यूज की जाती है मोनोप्लॉइड। उसके लिए क्या टर्म यूज की जाएगी, मोनोप्लॉइड, मींस सेल हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, तो ह्यूमन का मोनोप्लॉइड नंबर क्या है, 23। लेकिन अगर मैं वीट का मोनोप्लॉइड नंबर आपसे पूछता हूं तो देखो वीट का मोनोप्लॉइड नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपने 42 को 6 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास इसका मोनोप्लॉइड नंबर आ जाएगा, दैट इज 7। तो इसका सिंगल सेट 7 क्रोमोसोम पर मुश्तमिल है और ह्यूमन का 23। अच्छा, अभी देखो ये जितनी भी मैंने टर्म्स यहां पर यूज किए हैं सिवाय मोनोप्लॉइड के, बाकी तमाम के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, उसे कहते हैं पॉलीप्लॉइड। उसे क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइड, यानी सेल हैविंग मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। अदर देन मोनोप्लॉइड जितने भी आप ये सेल्स देख रहे हैं ये सारे पॉलीप्लॉइड सेल्स हैं। इवन डिप्लॉइड इज आल्सो अ काइंड ऑफ पॉलीप्लॉइड। इन तमाम टर्म्स में हमने हैप्लॉइड टर्म यूज नहीं की। देखो हैप्लॉइड का मतलब क्या है, हैप्लॉइड ये असल में हाफ देन सोमैटिक नंबर। हैप्लॉइड की डेफिनेशन क्या होगी, हाफ देन सोमैटिक, जो भी सोमैटिक नंबर है हमारी बॉडी का एग्जैक्टली उससे हाफ को हैप्लॉइड कहा जाएगा। जैसे ह्यूमन में सोमैटिक नंबर था 46, तो इसका हाफ किया 23 हो गया। तो ये महज इत्तफाक की बात है कि ह्यूमन का हैप्लॉइड नंबर भी 23 है, 1n, और मोनोप्लॉइड नंबर भी 23 है, दैट इज 1n। ये इत्तफाक की बात है। लेकिन वीट में मोनोप्लॉइड नंबर है 7, लेकिन हैप्लॉइड यानी हाफ देन सोमैटिक, सोमैटिक था 42,
अगर इसका हाफ करें तो कितना बन गया ये 21। तो आप देखिए कि इसका जो हैप्लॉइड है वो मोनोप्लॉइड नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है कि क्या तमाम सेल्स जो हैप्लॉइड होते हैं वो 1n होते हैं, क्या वो हमेशा मोनोप्लॉइड होते हैं? तो आंसर इज नो, वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मोनोप्लॉइड हो। ये ह्यूमन में इत्तेफाक की बात है कि हमारा हैप्लॉइड वो भी 1n है और मोनोप्लॉइड भी 1n है। बट इन केस ऑफ वीट तो आप देखिए कि मोनोप्लॉइड जो 7 था लेकिन हैप्लॉइड ये 21 है, यानी ये 3n है। क्लियर होगी बात? तो आपने ये सर ये मुश्किल लगा है। जी सर ये थोड़ा सा मुश्किल लगा है समझने में। जी बिल्कुल, इसको दोबारा आसान कर देते हैं। देखो मैंने आपको समझाया बेटा कि दो मैंने एग्जांपल दिए हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ देन सोमैटिक। किसी भी स्पीशी का जो भी सोमैटिक नंबर है उससे आधा हैप्लॉइड होगा। मेरी बात समझ आई है? ह्यूमन का जो सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर है वो 46 है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इसका हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, तो आप इसको हाफ कर दें, दैट्स सिंपल। अच्छा, वीट का सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर 42, मैं कहूं इसका हैप्लॉइड करें तो आप इसको हाफ कर दें। अच्छा, लेकिन साथ अगर आपको ये कहा जाए कि ह्यूमन जो है ना, वीट को ले लेते हैं हम, वीट ये एक हेक्साप्लॉइड स्पीशी है। आपको ये इंफॉर्मेशन दी है कि वीट इज हेक्साप्लॉइड स्पीशी, इट हैज 42 क्रोमोसोम इन इट्स सोमैटिक सेल। तो इसमें बताइए कि जो इसका हैप्लॉइड होगा वो कितने एन पर मुश्तमिल होगा? तो जब 6n को आप डिवाइड हाफ करेंगे तो कितने n बन गए? 3n। तो इसका हैप्लॉइड 3n है, जबकि इसका जो ह्यूमन का हैप्लॉइड था वो 1n था, क्योंकि ह्यूमन डिप्लॉइड स्पीशी थी ना। इसको हाफ करेंगे तो 1n ही बनेगा, 2n से हाफ करो तो क्या बनता है? 1n। आप समझ आई बात? मैं अभी कुछ क्वेश्चंस आपसे शेयर करता हूं, उसमें ये बातें हम दोबारा इसको वाजे करते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए, यहां पर आपको सही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइंस द टर्म हैप्लॉइड? हैप्लॉइड की डेफिनेशन बताओ, इसमें कौन सी सबसे अप्रोप्रिएट है? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्या ये हैप्लॉइड की सही डेफिनेशन है? या द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज फाउंड इन सोमैटिक सेल, तो सोमैटिक सेल के अंदर जो नंबर है क्या वो हैप्लॉइड है? नो, ये भी नहीं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट कंसिस्ट ऑफ हाफ देन गैमेटिक नंबर, नो ये भी नहीं, गैमेटिक नंबर नहीं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट कंसिस्ट ऑफ हाफ देन सोमैटिक, सो दिस इज एक्चुअली द राइट कॉन्सेप्ट ऑफ द हैप्लॉइड। सो ये सही आंसर है इसका। तो अब आपको हैप्लॉइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा, अब इस सवाल को हल कीजिए, इसमें आपको और वाजे हो जाएगा कि पोटैटो इज अ टेट्राप्लॉइड स्पीशी, इट्स सोमैटिक सेल्स कंटेन 48 क्रोमोसोम्स। व्हाट विल बी इट्स मोनोप्लॉइड नंबर? तो मैंने अभी आपको तरीका क्या बताया था, जब आपको ये पता चल जाए कि ये कितने, सर 48 डिवाइडेड बाय 12। जी बिल्कुल, जब आपको ये पता चल जाए कि ये टेट्राप्लॉइड है यानी 4 सेट्स पर मुश्तमिल है और इसका सोमैटिक सेल नंबर जो है 48 है, तो आप इसको 4 से डिवाइड करें तो आंसर आपके पास ये झलक जाएगा इस तरह से 12। ठीक है। अब इसी तरह से आपसे अगर सवाल पूछा जाता है कि भाई शुगर केन इज एन ऑक्टाप्लॉइड स्पीशी, आपको इस तरह स्पीशी का क्रोमोसोम नंबर बताया जाएगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपसे चेक किया जाएगा। तो शुगर केन इज एन ऑक्टाप्लॉइड स्पीशी, इट्स मोनोप्लॉइड नंबर इज 10। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट इन सोमैटिक सेल? तो अगर मोनोप्लॉइड 10, सर 20 बेटा ऑक्टाप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड का मतलब है नन ऑफ देम होगा 8n, अच्छा 80 हो गया सर। 80 हो गया, 8n, ऑक्टाप्लॉइड का मतलब है 8n। समझ आई बात? तो ये 80 इज द राइट आंसर। अच्छा, और फिर ये देखिए, ऑर्गेनेल्स अदर देन न्यूक्लियस दैट कंटेन न्यूक्लिक एसिड्स आर, न्यूक्लिक एसिड और कहां पे मौजूद था? राइबोसोम में होता है न्यूक्लिक एसिड। सर होता तो यार, लेकिन Good. राइबोन्यूक्लिक तो यहाँ पर कोई मेंशन तो नहीं है कि भाई फलाने वाला न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पर जस्ट लिखा है न्यूक्लिक एसिड तो तो इसका मतलब है राइबोसोम में। क्या माइटोकॉन्ड्रिया में है? सर तीनों तरह के पाए जाते हैं। जी, इसमें तीनों और तरह के क्लोरोप्लास्ट में पाए भी है, तो इसका मतलब है आंसर क्या बनेगा? ऑल एबीसी। ABC। गुड। लेकिन अगर यहाँ पे मेंशन होता डीएनए, सपोज करो डीएनए यहाँ पे मेंशन होता है,
तो फिर हम क्या पिक करते हैं? BNC फिर only. बी एंड सी, Mitochondrial बिल्कुल, फिर chloroplast. राइबोसोम को एक्सक्लूड कर दिया जाता अगर सिर्फ ये डीएनए के बारे में सवाल होता तो। सही। अच्छा, आखिर में अब जरा बेटे कुछ ये प्लांट और एनिमल सेल, जो कि हमने पूरे सेल को अब रिव्यू कर लिया हुआ है, तो प्लांट और एनिमल सेल में जो प्रोमिनेंट डिफरेंसेस हमने ऑब्जर्व किए, एक तो आप ये याद रखो कि सेल वॉल स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो सिर्फ प्लांट सेल के पास मौजूद है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, वैसे वैक्यूल दोनों तरफ है लेकिन ये जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है ये प्लांट सेल का खासा है, एंड द क्लोरोप्लास्ट, दीज आर यूनिक स्ट्रक्चर्स टू प्लांट सेल। और ग्लायोक्सीजोम भी आपको बताया था, याद करें। लेकिन ये जो एनिमल सेल है इसके पास जो यूनिक स्ट्रक्चर एंड प्लांट सेल से मुख्तलिफ है वो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम। या फिर ये जो सीलिया और फ्लैजेला होते हैं, फ्लैजेला अगरचे कुछ प्लांट सेल्स के पास मौजूद हैं बट सीलिया नहीं होते, तो सीलिया ये भी ये एनिमल सेल का एक टिपिकल फीचर होगा, और ये न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद होना। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई अगर इस सेल के अंदर ये चीजें मौजूद हैं तो बताओ ये सेल कौन सा होगा, प्लांट सेल होगा या एनिमल सेल होगा। तो इस तरह आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में, तो इस पे आपकी अगर ग्रिप हो, ये सारे जितने भी ऑर्गेनल्स हमने पढ़े तो आप इजीली आंसर कर सकते हो। अच्छा, आखिर में एक और चीज, एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल, अगरचे अभी हम डिटेल से आगे प्रोकैरियोट्स के मुतालिक पढ़ेंगे, वहां पर ये वाली बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, लेकिन आपको ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान फर्क जरूर पता होना चाहिए। तो यहां पर आपको इस स्लाइड के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स पॉइंट आउट किए हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो तमाम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर्स ऑलवेज प्रेजेंट लाइक सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए, ये हमेशा। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर हैं, याद रखो ये प्रोकैरियोटिक सेल में जरूरी नहीं है कि ये मौजूद हो, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बहरहाल इन स्ट्रक्चर्स के मुतालिक अभी हम जब प्रोकैरियोट्स को पढ़ेंगे, बैक्टीरिया को पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको डिटेल से इनके मुतालिक एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी, तो इसके साथ हमारा ये आज का जो लेक्चर है यहाँ पर खत्म होता है। बस ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं इनको जरूर आपने याद रखना है। कई एक एमसीक्यूज जो होते हैं इसके डिफरेंस के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर सर जी बेटा। सर 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 वो एमसीक्यू दोबारा बता दें, वो जो अभी वो शुगर कैन वाला। शुक्र, ये वाला। जी सर। ये देखो मैंने बताया है कि इसमें शुगर कैन इज एन ऑक्टापोलाइड, ऑक्टापोलाइड का मतलब 8 स्पीशी है ये, एंड इट्स मोनोपोलाइड नंबर इज 10, मोनो सिंगल सेट का नंबर 10 है। तो अगर 8 सेट है इसमें तो 10 into 8 दैट इज 80। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? सर आपने जो कहा ना कि हम 2 सेट है ना ह्यूमन के 23 जी तो एक मतलब एक सेट में एक जीनोम होगा, दूसरे सेट में दूसरा जीनोम, इस तरह। जी बिल्कुल, एक सेट के पास एक कंप्लीट जीनोम और इसी तरह से उसी जैसा एक और जीनोम दूसरे सेट में। वो दूसरा जीनोम कोई दूसरा टाइप का जीनोम नहीं है वही, यानी 2 कॉपीज हैं जीनोम की। ठीक है, एक कॉपी और फिर दूसरी कॉपी, ऐसे करके। लेकिन जैसे ये शुगर केन ऑक्टापोलाइड, इसके पास 8 कॉपीज हैं जीनोम की। ओके। और सर जो आपने सबसे पहले जो प्रोप्लास्टिड का कहा ना, तो ये उसके बारे में आपने क्या कहा था कि मतलब प्रोप्लास्टिड असल में प्लास्टिड है, मतलब उसमें उसके वो डिवीजन की बात समझ नहीं आई थी उस टाइम। जी बेटा देखो, जब एक प्लास्टिड डिवाइड करता है ना, तो उसकी डिवीजन के बाद जो यंग प्लास्टिड फॉर्म होते हैं, उन यंग प्लास्टिड्स को, जैसे एक प्लास्टिड है ये, एक मिनट, हाँ ये प्लास्टिड है सपोज, और ये दरमियान से डिवाइड हुआ और डिवाइड होकर ये 2 यंग प्लास्टिड्स में कन्वर्ट हुआ। अभी जब तक इन यंग प्लास्टिड्स का फंक्शन स्पेसिफाइड नहीं होगा तो तब तक इनको कहा जाएगा प्रोप्लास्टिड्स। जब इनका फंक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा कि ये ग्रीन कलर का प्लास्टिड बन गया है तो ये क्लोरोप्लास्ट कहलाएगा, और अगर ये कलरलेस हो जाता है किसी स्टोरेज रीजन के अंदर तो ये ल्यूकोप्लास्ट कहलाएगा, ऐसे करके। तो इसका मतलब कि अगर हमसे कहे ना कि प्रोप्लास्टिड किससे मतलब बना है तो हम प्लास्टिड कहेंगे। जी, प्रोप्लास्टिड खुद कहां से ओरिजिनेट हुआ है? बाय द डिवीजन ऑफ ऑलरेडी अकरिंग प्लास्टिड। बिल्कुल
सर जी सर आपने कहा था कि प्लास्टिड का ओरिजिन प्रो प्लास्टिड है लेकिन प्लास्टिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सर ये बात समझ नहीं आई थी। मैंने कहा था कि देखो वो जो बुक के अंदर लाइन लिखी हुई है मैं उसकी वजाहत कर रहा था, उधर भी मैंने दोबारा बताया था। आमतौर पर बुक के अंदर ना ये लिखा हुआ मिलता है कि प्लास्टिड्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्रो प्लास्टिड, लेकिन साथ ही बुक में ये भी बताया गया होता है कि दिस इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल। तो यहाँ पर अक्सर बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि भाई एक तरफ तो कहते हैं कि ये खुद डिवाइड करता है और एक तरफ कहते हैं कि ये प्लास्टिड से ओरिजिनेट होता है, ये क्या चक्कर है। तो ये बात समझाइए कि भाई जब ये डिवाइड करेगा और जो यंग प्लास्टिड बनेंगे उन्हीं को प्रो प्लास्टिड कहा जाता है। ओके सर, ओके क्लियर। ठीक है, चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, जज़ाकल्लाह। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.